साइड से निकल लो। एक मिनट यह कैंसर हॉस्पिटल है। भारत के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेदिक पंचगव्य आधारित संपूर्णतः आयुर्वेद की पद्धति से पंचगव्य के माध्यम से कैंसर का उपचार यहाँ होता है। यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं वो सभी केमो लाइट ऑपरेशन करवा करके 2 बार 3 बार, और जब ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है, स्टेज बढ़ जाती है, उसके बाद में यहाँ सोते आते हैं। और यहाँ पर 80 बेड का हॉस्पिटल चालू हुआ है। 80 बेड के अंदर से अनेक प्रकार के अभी कैंसर हमारे यहाँ लोग आए, उनको बड़ी राहत मिली। अलग अलग प्रकार के अन्न नलिका का है, गर्भाशय का है, अपने फेफड़े का है, लीवर का है, गले की गांठें हैं, जीभ का है। अनेक प्रकार के कैंसर के रोगी आते हैं, उनको हर प्रकार की ट्रीटमेंट पंचगव्य से दी जाती है, जड़ी बूटी दी जाती है। रात को उसको हम लोग जिसको बोलते हैं हीरा भस्म तक देते हैं ताकि उसका कैंसर संपूर्णतया नष्ट हो जाए। और इस प्रकार के लोग भी आते हैं बाकी को पूछने के लिए, किंतु मेन ये हॉस्पिटल में एडमिशन उन्हीं लोगों को दी जाती है जो कैंसर का पीड़ित है। यहाँ पर इस हॉस्पिटल में नो चार्ज, टोटल फ्री है। यहाँ पर 1 पैसा नहीं लिया जाता है कैंसर के पीड़ित से। उसके साथ में आने वाले से 1 रुपये का चार्ज रखा गया है, जो 1 रुपये के अंदर भोजन कर सकता है यहाँ पर आकर के, और उससे भी और कोई शुल्क नहीं है। मतलब टोटली फ्री का हॉस्पिटल ये इंडिया में आज उपलब्ध है यहाँ पर लोगों को सुविधा देने के लिए, और अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और इसलिए बहुत भीड़ भी लगी रहती है। सवेरे 9 से 12 तक, सोमवार से शुक्रवार तक लेते हैं, और शनिवार रविवार को 2 दिन के लिए हम विश्रांति देते हैं ताकि लोगों को राहत मिले, कर्मचारियों को। क्या आप क्या अपेक्षा रखते हैं देश के प्रशासन से कि क्या इसके ऐसा है, ये पंचगव्य आधारित यानी गाय की काऊ थेरेपी पर बना हुआ संपूर्ण आयुर्वेदिक, इसके ऊपर सरकार को ये सोचना चाहिए कि हजारों वर्ष प्राचीन ग्रंथों से निकली हुई औषधि है, नहीं कोई नहीं है। महाभारत के अंदर उसका एक मंत्र दिया हुआ है इस पंचगव्य का, तो यानी ये हजारों वर्ष प्राचीन ग्रंथों में चल रहा था, वहाँ भारत में उपलब्ध थी। आज 50-60 साल से चला गया है, उसको वापस संशोधन करें, रिसर्च करें, और गौमूत्र की जिस माध्यम से आज देश के अंदर इलाज किया जा रहा है उसको प्रोत्साहित करें। उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से उस देश को फैलाया जाए ताकि हर आदमी सस्ते इलाज में, कम खर्चे में अच्छा इलाज करा सके। गाय के बारे में कि कौन सी गाय के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि इसके बारे में देश में जो शुद्ध नस्ल की गाय हो, देशी नस्ल की हो, न जर्सी हॉस्टेन को हम लोग बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते। उसका गोबर काम का नहीं, उसका मूत्र भी काम का नहीं, उसका दूध भी हम लोग निकम्मा मानते हैं, बेकार है, हाथ श्वास भरता है। देशी गाय हो, भारतीय हो, उसमें है जैसा गिर है, हमारे कांकरेज है, थारपारकर है, साहिवाल है, राठी है, अमृतमहल है, जो भारतीय नस्लें हैं और जो शुद्ध है,
जिसका खान पान अच्छा है, अच्छा हेल्दी है, स्वयं दूध देती है, उसका ही गाय का गोबर लेते हैं। और गोबर भी कैसा कि उसको हम लोग शतावरी और अश्वगंधा खिलाते हैं गाय को, ताकि उसके शरीर में शक्ति बने और उसका गोमूत्र जो आए हमारे पास में, गोबर आए तो वो अच्छा पावरफुल आए, ताकि रोग को नियंत्रण करने में बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। तो गाय जो बाहर की गाय है, क्या वो अपने देश के लिए भी वो ठीक नहीं है? मतलब उनमें क्या दोष ऐसा है कि वो ऐसा है, अपना उष्ण कटिबद्ध देश है भारत, और ये जो गायें फॉरेन की है, वो गायों को वहाँ पर ठंडी का वातावरण है, उन गायों को यहाँ लाने के बाद में इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाती, इसलिए 42 डिग्री के अंदर वो गायें जीभ निकाल कर हाँफने लग जाती है। जर्सी गाय को सवेरे 10 बजे आप देखिए हाँफने लग जाएगी। हमारी गाय को 102 यानी 52 डिग्री में खड़ी कर दीजिए, उसका जीभ बाहर नहीं निकलेगा, अटेंशन खड़ी रहेगी। सहन करने की क्षमता है, रोग प्रतिकार शक्ति जिसमें चाहिए वो देशी गाय में है। और इसलिए हम देशी गाय के गोमूत्र गोबर के माध्यम से, दही दूध घी के माध्यम से पंचगव्य के आधारित महाविषों को विषहीन कर देने की क्षमता रखता है ये पंचगव्य। वो देशी गाय ही का काम आएगा, फॉरेन की गाय का कोई काम नहीं आने वाला है। तो क्या उनकी गाय को उनके देश में आप क्या क्या आवेदन करते हैं कि उनकी गाय को क्या उनकी गाय उनके देश में तो वहाँ मिल्क एंड मीट का प्रश्न है। वहाँ पर जो गायें पालते हैं उनको मिल्क जब तक दूध देती तब तक दूध चाहिए, और दूध देने के बाद में जब मर जाती है तो उसका मांस खा जाने का है। मिल्क एंड मीट के लिए पालते हैं वो लोग, और हमारे देश के अंदर इस संस्कृति नहीं है कि मिल्क और मीट का। यहाँ पर तो प्रश्न है कि दैट इज़ बाई प्रोडक्ट मानते हैं हम उसको। हमारे को अगर गोमूत्र मिल जाता है तो हमारे आरोग्य के लिए बहुत बढ़िया है। डायबिटीज़ कम हो सकती है, बीपी कम हो सकता है, कैंसर मिट सकता है, ऐसे अनेक रोग हैं, अस्थमा है, सारे के सारे गोमूत्रों से ठीक होने के लिए विधि दी हुई है। और 155 रोग को गोमूत्र से ठीक कर सकते हैं हम लोग। तो उन गायों के प्रति हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए आज वर्तमान? ऐसा है कि वो गायों के बारे में हम इतना ही कहेंगे, ये हमारे औषधि के लिए वो कोई काम की नहीं है। तो उनके बचाव या उनके रखरखाव के लिए अभी नहीं, उनको रखना ही नहीं चाहिए। भारत में वो गायों को लाना ही नहीं चाहिए, क्रॉस ब्रीडिंग करवाना भी नहीं चाहिए। और उनका वहाँ का बुल का जो क्रॉस होता है वो भी खांड उसको होता नहीं है, उसके जन्म के बाद वो स्लॉटर टू रॉ मटेरियल फॉर स्लॉटर हाउस हो जाता है। इसलिए वो गायों को यहाँ पनपाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। देशी गाय को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। और वर्तमान में जो उनकी जो जर्सी गाय वगैरह बची हुई है उनका क्या? वो जब तक एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी, बाद में अपने आप खत्म हो जाएगी, उसको डेवलपमेंट नहीं करें, संवर्धन करना है तो देशी गाय का करें। और बुल है वो भी देशी गाय का संवर्धन करने के लिए बुल को तैयार करें, सरकार उसको सहायता दे, अच्छा बुल तैयार करें, ताकि भारतीय नस्ल का बुल अगर मजबूत हो गया तो वो काफ़ी पावरफुल रहेगा और गायों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकेगा। मैसेज क्या है आपका देश की जनता के लिए? क्या कैसा उनका खान पान होना चाहिए, कैसा उनका? देशी गाय के लिए ऐसा है, नहीं हाँ ठीक है, देशी गाय के लिए आपको उसको 15 किलो अगर हरा घास दे देते हैं, 5 किलो सूखा घास दे देते हैं तो वो खा करके उसके बाद में मुंह बंद कर देगी। जर्सी गाय के लिए हमको किसानों ने कहा कि जर्सी गाय जहाँ बांधते हैं वहाँ आप अगर उसको 40 किलो भी डाल देंगे तो खाती रहेगी, उसका कोई मालूम नहीं कि मुझे कितना खाना है। और उसका गोबर भी पतला होता है, पंचड़ होता है, फैलता है। और देशी गाय का गोबर ठोस होता है, उसके अंदर हीट मिलती है और उसमें गुण होते हैं। इसलिए देशी गाय को पनपाने के लिए सरकार को, जनता को जितना कोशिश करना चाहिए ज़रूर करें, और उस गाय का माध्यम से अपने घर पे रखें। दिस इज फैमिली डॉक्टर। किसान को मैं बोलता हूँ, भाइयों घर पे रखो, तुम्हारे घर में डायबिटीज़ नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कैंसर नहीं आएगा, किडनी खराब नहीं होगी। किडनी के लिए भी आज गौमूत्र ही ऐसा एक पदार्थ है कि फैले हुए किडनी वाले जितने लोग यहाँ आते हैं और किडनी ठीक हो रही है हमारे गौमूत्रों से। तो देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी? देश की जनता को यही कहेंगे कि आयुर्वेद का जो पुराना इस देश के अंदर इतिहास था उसको देखिए, समझिए। हजारों वर्ष प्राचीन ग्रंथों ने, ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके आपके सामने जो रखा है उसको वापस पुनर्स्थापित करके, और बाहर जाओ डॉक्टरों के पास जो जाने के चक्कर लगा रहे हो वो बंद करिए। एक साइड इफेक्ट हो रही है एलोपैथी की, जितनी गोलियां ले रहे हैं, जितने मेडिसिन ले रहे हैं, उसमें सबके साइड इफेक्ट हैं। वो स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ इसमें साइड इफेक्ट है। और अपनी आयुर्वेदिक दवाई में सबसे बड़ा गुण ये है कि फ़ायदा होगा तो होगा, नहीं तो नुकसान तो कभी नहीं होगा। जनता से यही निवेदन है कि जितनी भी अगर आपको कोई बीमारी आ जाए तो आप आयुर्वेद के डॉक्टरों से, वैद्यों से मिलकर के सलाह करें, और कम से कम खर्चे में आपको क्या उपयोग किया जा सकता है, दवाई दी जा सकती है, उनसे सलाह करें। और ये कैंसर हॉस्पिटल इसीलिए इंडिया में खुला है पहला, कि गाय के माध्यम से वापस संसार को बताएं कि देखिए कैंसर जैसे असाध्य रोग, सोराइसिस जैसे असाध्य रोग, हमारी असाध्य रोग में एक यहाँ अभी भी है जो सोराइसिस से पीड़ित है, 1 हफ्ते में 50% से 60% ठीक हुआ है। जो संसार में इलाज नहीं है वहाँ होता। एड्स वाले, सरकार इतने एड्स के बारे में फालतू बातें जाहिरात करते रहती है। हम बोलते हैं कि एड्स वालों को यहाँ लाइए, पंचगव्य पिलाइए और उसका इलाज करिए, ठीक होते हैं। देखिए
यानी इसको देखने के लिए उनको चाहिए कि इधर आके देखे और समझे। अहम के अंदर अपने अपने लगे हुए हैं, वो अहम को छोड़ना चाहिए, जिसमें फ़ायदा उसको लोगों को अपनाना चाहिए। यही हमारी विनती है। बस, नमस्कार। मेरा नाम अनिल जमनादास ध्रुव है। मैं बोरेली में रहता हूँ। बोरेली से मैं आया हूँ। मेरे को PSA का प्रॉब्लम है। PSA का कैंसर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था। 3 महीने से दवाई ले रहा था, मगर उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ का 25 फरवरी का अंक में ये जो धारीवाला हॉस्पिटल का जो एडवर्टाइज आया, उसमें से मैंने ये हमारे गांव वाले ने बोला, जीतू भाई मादानी ने, कि ये चीज़ आपके लिए अच्छा है। वो हिसाब से हम 11 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ और आज मैं 21 तारीख को मेरे को अभी छुट्टी दे रहा है। मेरे को 80% आज टोटल रिलीफ है। मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हूँ और PSA है। तो तीनों का दवा बंद है और ये आयुर्वेदिक की दवा मेरा टोटली चालू है। अभी आप थोड़ा सा नाम तो देखो, पिताजी का नाम है पुरुषोत्तम दास अग्रवाल और हम लोग व्यारा रहते हैं, सूरत के आगे व्यारा। और इनको जबान पे कैंसर हुआ था, तो पहले इनका जो रेडिएशन करवाया था गोरज, रेडिएशन के बाद में वापस रिकरेंस हुआ था, तो लीलावती बॉम्बे में ऑपरेशन करवाया था इनका। वहाँ से करने के बाद में फिर रिकरेंस हुआ, तो वापस लीलावती में एक जो है इनका जो है लेज़र करवाया था, टॉन्सिल पे हुआ था। पहले बेस टंग था, बेस टंग का ऑपरेशन करवाने के बाद में फिर लेज़र करवाया और उसके बाद में वापस जो है रिकरेंस हुआ, तो एक केमो का अहमदाबाद करवाया था एक बार। और केमो का करवाने के बाद में बहुत वो मतलब तकलीफ हुई थी। 5-6 महीने के बाद में फिर जब यहाँ ये हॉस्पिटल खुली, यहाँ लाए थे, तो अभी पिछले महीने इनको भर्ती किया था, तो उससे यहाँ आराम भी है। तो आज फॉलोअप के लिए लेके आया हूँ मैं इनको। और अब उनको रुकने के बाद क्या इलाज हुआ इन शॉर्ट, और इनको कैसा लग रहा है, क्या लाभ हुआ इनको 8 दिन यहाँ एडमिट रखा था। 8 दिन एडमिट रखा था और यहाँ हॉस्पिटल के हिसाब से जो सुबह गौमूत्र और गोबर से जो गार्गिल करने के लिए जो बना के देते पूरे दिन वो, और पंचगव्य जो सुबह पिलाते थे वो, मतलब सुबह एक टाइम पंचगव्य पिलाते थे और पूरे दिन में जो है गार्गिल करवाने के लिए जो है गौमूत्र और गाय के गोबर से, देसी गाय के गोबर से और दवाइयाँ डाल के जो बना के देते थे, वही यहाँ की मेन ट्रीटमेंट है। उससे थोड़ा है आ जाने का कारण है कि कल थोड़ा सा इनको पेन वापस हो रहा था। कांटेक्ट किया डॉक्टर से, तो बोले आप दिखा दीजिए, तो बताया, तो उसके लिए इन्होंने मलम बना के दी है कि मलम लगाइए आप। इनको लाभ कैसा हुआ उन 8 दिनों में? आप अलग मैं बताऊं, उसके बाद आप बताइए। जो इनको मतलब जब यहाँ लाए थे तो ये निगल भी नहीं पा रहे थे, पानी भी नहीं निकल पा रहे थे। यहाँ 8 दिन रखने के बाद में पानी लेना थोड़ा स्टार्ट हुआ, पानी लिक्विड कुछ भी लेना, दूध वगैरह लेना, तो अभी थोड़ा थोड़ा जो है इंटेक भी हो रहा है इनको। जो मेन ये है कि भाई अंदर कुछ जाएगा तो कुछ फिर जो है ताकत आएगी ना शरीर की, बिल्कुल वो हो गया था। ठीक है। उम्र क्या है इनकी? पिताजी की 63 साल। पंचगव्य चिकित्सा के इस जो योगदान है उसमें रिसर्च वर्क ज़रूरी है। जैसे राजस्थान में भी एक पंचगव्य आधारित हॉस्पिटल चालू हो रही है, हिमाचल में भी ऐसे पहल चालू हो चुकी है और गुजरात में तो ऑलरेडी ये हॉस्पिटल स्टैब्लिश करता ही है, जिनसे काफ़ी लोगों ने लाभ लिया है। ऐसे काफ़ी जो बाकी दूसरे स्टेट्स हैं उनकी सरकारों को भी इसमें प्रोत्साहित करना चाहिए, इसमें इसका रिसर्च वर्क बढ़ाना चाहिए। और देसी नस्ल की जो गायें हैं, जो इंडिया का, जो भारत का सच्चा धन है, उसको बढ़ाने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए और उस देसी नस्ल की गाय को वापस लाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि केंद्र सरकार को भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। और ये पंचगव्य चिकित्सा की जो बेस है, जो दवाइयाँ हैं, वो तो गायों से ही आती है। गाय की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, देसी नस्ल की गाय होनी चाहिए। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारे जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है अगर हमारे पास अच्छी नस्ल की गाय नहीं है। तो हमारे पास गौशाला में बढ़िया गाय है जो गिर नस्ल की है, तो वही हमारी फार्मेसी है, वही से हमको गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी वगैरह मिलता है। अगर वही हमारे पास नहीं है तो इस बड़ी हॉस्पिटल को खोल के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले तो गायों को बचाना चाहिए, गायों के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, देसी नस्ल की गायों को वापस इंडिया में लाना चाहिए, हर गांव में लाना चाहिए, तब जाके पंचगव्य चिकित्सा को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो पहले बनता है कि गायों को बचाएं, उसके बाद पंचगव्य चिकित्सा को
प्रमोट करें। जैसे पहले योग का भी लोग विरोध करते थे, जैसे स्वामी रामदेव जैसे मतलब योग उन्होंने स्टार्ट किया, एक योग का एक लहर उन्होंने उठाई, तो पहले काफ़ी लोगों ने विरोध किया कि योग से तो क्या कोई ठीक हो जाएगा। लेकिन आज आप देख सकते हो कि योग का देश में नहीं विदेश में हर जगह पर विश्व में योग का इतना महत्व हो गया है। तो इसी हिसाब से पंचगव्य का भी अभी हमको प्रमोट करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, और जैसे ये प्रमोट होगा तो हमको इतना विश्वास है कि सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में इसका फैलाव होगा, पूरे विश्व के लोग इस चिकित्सा का लाभ ले सकेंगे। और जैसे इन कुछ संस्थान जो ये माहिती लोगों के तरफ पहुंचा रहे हैं, इन ऐसे संस्थानों को खुले मन से दान देना चाहिए, खुले मन से उनकी मदद करनी चाहिए आर्थिक रूप से, और ताकि ये सब प्रमोशन में वो हमारे मदद रूप हो सके। तो इनको भी जो ये इतनी मेहनत करके ये जो हमारा विचार है, हमारे जो कार्य है लोगों के तरफ पहुंचा रहे हैं इस मीडिया के थ्रू, तो उनको भी इतनी आर्थिक सहायता, उनको भी इतना साथ मिलना चाहिए कि वो इस प्रचार के काम में थोड़ा और आगे बढ़ सके और अपना योगदान दे सके। अपने यहाँ हाँ, ये सोराइसिस का दर्द बोला जाता है, स्किन का प्रॉब्लम रहता है, ऐसा हमारे समाज में है कि ये दर्द सिर्फ स्मशान में ही जाता है। कहने का मतलब ये होता है किसी को ठीक होता ही नहीं है। लेकिन ये पंचगव्य चिकित्सा पद्धति से आज जो हम उपचार कर रहे हैं, आज तक में हजारों पेशेंटों को ये दर्द बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आज यहाँ आने से पहले इसका जो पोजीशन जो था वो देखो और आज का पोजीशन देखो, तो हमको ऐसा लग रहा है कि एक करीबन कम 25 से 50% इतना 50% आप समझो तो इतना ही उसको रिजल्ट मिला है। और वो जो कुछ महसूस कर रहा था आज यहाँ आने से पहले, कितना दिन हुआ तुमको? 7 दिन से पहले उसको जो प्रॉब्लम थी, और आज उससे पूछा जाए कि आपको क्या था, कितने समय से आपको ये प्रॉब्लम थी और आज कितनी प्रॉब्लम आपको लग रही है, थोड़ा सा उससे हम पूछ लें। कितने समय से था? तो उसको ये 7 साल से है और सब जगह पे देखा मैंने, बॉम्बे पे घूमा इधर उधर, पर इतना कुछ अच्छा ठीक नहीं हुआ। बाद में यहाँ पे पेपर में पढ़ा, उसके बाद पापा ने बोला कि यहाँ पे आओ, और अच्छा है अभी 7 दिन के अंदर उसको काफ़ी बहुत मतलब अच्छा हो गया। यहाँ पे 30% अच्छा हो गया। तो ये जो है पंचगव्य जो लगाना, गोबर वगैरह लगाना, जो पहले दिन कैसा लगता था और आज कैसा लग रहा है? लगाने में जो आपको पहले ऐसा होता था कि नहीं ये सूख लग रही होगी कि ये ठीक नहीं है, ये कैसे लगाऊं, क्या करूं? पहले तो दिन क्या महसूस किया था? बहुत इरिटेट हो रहा था। अच्छा, इरिटेट होता, और बाद में आज अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि बार बार लगाने से कुछ ज्यादा फायदा होगा? हो रहा है बात। अच्छा, घर पे जाके यहाँ के जो साथ में जो खाना दिया जाता है आपको, वो कैसा लगता है? वो भी काफ़ी अच्छा है अभी। अच्छा ही है। अच्छा, घर पे जाके ये कर सकोगे क्या? कोशिश करेंगे, कोशिश करना ही है। करना ही है। सही है, सही है। तो ये ठीक होगा। अच्छा अच्छा। और आप यहाँ घूमते रहते हो, दूसरे के साथ मिले ही कहीं और कोई पेशेंट के साथ? और है बहुत सारे पेशेंट। नहीं, उस इसमें से किसी को मिले आप क्या? नहीं मिला नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपके पास में जो मरीज है यहाँ पे, वो क्या महसूस करते हैं आपके बारे में? उसको ऐसा नहीं लगता है ऐसे पेशेंट के हमारे पास क्यों रखा, ऐसा स्किन वाला पेशेंट वो बहुत खराब है, ऐसा कोई कभी उसने बोला नहीं? नहीं, ऐसे तो बोले नहीं, काफ़ी अच्छी तरह से रहते हैं मेरे साथ। आपके साथ ऐसे? लेकिन उसको लड़के की तरह रख रहे हैं। ऐसे तो सोराइसिस में बोला जाता है कि घर वाले भी हैं वो परेशान हो जाते हैं, बोलते कि थोड़ा सा दूर रहेगा था ठीक, उसका बर्तन भी वो छूने के लिए वो मना करेगा अगर नहीं मैं नहीं करूँ। ऐसे पेशेंट को हमारे हाथ से इसको पूरा गोबर का मालिश किया जाता है, गोबर गौमूत्र पंचगव्य का मालिश किया जाता है। इसमें गोबर गौमूत्र और नीम का रस, नीम के पत्तों का रस ये डाला जाता है, वो इससे मालिश किया जाता है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसी कोई नई कोई औषधि डाल दी, बिल्कुल सिंपल ही है। इससे 100% ये दर्द क्या होगा, यहाँ से वो जाएगा उस वक्त 75% उसको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बाकी का 25% उसको घर जाके 6-7 महीना 8 महीने तक उसको मेहनत करनी पड़ेगी। सही है। इसमें रेस्ट्रिक्शंस आपके लिए, रेस्ट्रिक्शन क्या परहेज है और क्या आपको परहेज के बारे में क्या बोलना चाहिए? क्या परहेज है, क्या क्या करना पड़ता है और क्या परहेज है? परहेज में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना है, आपको क्या लगा, कौन सी चीज़ आपको रिस्ट्रिक्ट कराया गया? यहाँ तो वैसे तो सॉल्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खा सकते इसमें। जिसमें ऑयल है,
ऑयली चीज़ है वो मना किया जाता है, सॉल्ट का मना किया जाता है। उसको गाय का दूध होते हुए भी हमने पहले मना किया है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो दूध भी हजम नहीं कर सकती है। गाय का दूध भी हजम करने के लिए उसकी थोड़ी सी ताकत बढ़नी चाहिए, वो बढ़ जाएगी तब कोई तकलीफ नहीं। अभी वो दूध पी सकता है, अभी कोई इसको तकलीफ नहीं है। पहले 5-7 दिन हम दूध भी बंद करवाते, गाय का होने के बाद भी, देसी गाय का होने के बाद भी बंद करवाते। बाकी जो शहर में जो लोग रहते हैं वो भैंस का दूध पीते और डेयरी का दूध उपयोग करते हैं, वो तो चल ही नहीं सकता, समझ गया। तो दूध भी इसके लिए थोड़ा सा तकलीफ कर सकता है, इस हिसाब से दूध बंद करवाते। हरी मिर्ची बंद करवा देते हैं। ऑयल टाइप्स ऑफ ऑयल, जैसे वो मूंगफली का हो, तिल का हो, चाहे कोकोनट का हो, कोई भी तेल इसमें उपयोग नहीं किया जाता। सिर्फ बॉयल की हुई चीज़ उसको दी जाती है। इसमें गेहूं का भी हम मना करते हैं, गेहूं की कोई भी चीज़ उसको जितना भी कम बंद कर दोगे इतना दर्द जल्दी से गायब हो जाएगा। ठीक नहीं, आपको थोड़ा सा इंडिविजुअल मतलब जी, आप थोड़ा सा एक मिनट बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये जो करेंट जो सिचुएशन है कि जहाँ पे आजकल शहरों में गाय ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, खासकर देसी गाय, तो वहाँ गोबर और गोमूत्र की उपलब्धता कैसे हो सकती है? वो बहुत अच्छी बात की। हम लोगों ने जो ये संकुल जो बनाया है वो हमारा ये दावा नहीं है कि हम यहाँ पे 100% उसको क्योर करेंगे, लेकिन ये हमारा 15 दिन रखेंगे, 20 दिन रखेंगे पेशेंट को, उसको पता चल जाए कि ये अगर ट्रीटमेंट की जाती है तो इतना हमें जो फ़ायदा इधर मिल सकता है, तो वहाँ पे जाने के बाद हमको पूरा फ़ायदा मिलेगा घर पे जाने के बाद। लेकिन इसके लिए उसको देसी गाय की डिमांड करनी पड़ेगी। घर में जो अगर गाड़ी होती है तो गाड़ी को निकाल करके गाय को रखनी पड़ेगी, उसके दिमाग में बैठना चाहिए। अगर वो गाड़ी निकाल देगा और गाय लाएगा तो 100% पूरी फैमिली उसकी बीमारी से दूर हो जाएगी। जिसका हार्ट का प्रॉब्लम वो निकल जाएगा, कैंसर का प्रॉब्लम निकल सकता है, ऐसे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम चला जाता है, हाई प्रेशर का प्रॉब्लम चला जाता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है, ऐसे स्किन के प्रॉब्लम नहीं रहते, ऐसे जो क्रोनिक प्रॉब्लम जो बोला जाता है वो सभी ये सिर्फ गाय के पंचगव्य चिकित्सा पद्धति से क्योर हो सकते हैं। वो हमारा अनुभव है ये। अगर जो यहाँ पेशेंट ट्रीटमेंट लेके गया और नहीं मिला तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ कुछ तैयारी करके रखी है। जैसे इसमें से गौमूत्र से बनी हुई औषधियाँ जो चाहिए वो हम यहाँ स्टोर के ऊपर से उसको दे देते हैं। दूसरा जो है गाय का गोबर का जो पाउडर हम लोगों ने बना करके रखा, वो जितना फ्रेश गोबर रिजल्ट देगा इतना वो पाउडर तो नहीं देगा, क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो जाता है। बाद में इसके जो रिजल्ट जो आते हैं वो कम आएंगे। क्योंकि जो गोबर में जो लिक्विड जो पड़ा है अभी, इसके ऊपर एक जेली जैसी लगती है, वो ज़्यादा काम करती है। गोबर के ऊपर एक लेयर आता है, वो ज़्यादा काम करता है, वो नहीं मिल सकता। फिर भी हम लोगों ने सोचा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर 50% भी उसका रिजल्ट मिल सके तो बहुत अच्छा है। तो गोबरी का पाउडर हम लोगों ने यहाँ बना करके रखा है, यहाँ तैयार करके रखा, वो घर ले जाएगा और उपयोग करेगा। वो करने से भी उसको फायदा तो मिलने वाला है ही। यहाँ जो समझो 100% मिला है तो वहाँ पे उसको 50% वो मिलेगा चलो। लेकिन गाय का तो सबसे तो आज गाय को रखने के लिए जगह चाहिए, उसको घास चारा रखने की जगह चाहिए। अगर वो गाय रखने के लिए कोई तैयार हो जाएगा तो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। हम जरूर उसको गाय देने के लिए तैयार हैं, आपको गाय मिल जाएगी, लेकिन करने के लिए उसकी तैयारी होनी चाहिए। नहीं, अभी हमको एक पेशेंट नीचे मिल गए, वो बोलते थे कि हम गाय जरूर घर पे लेके आएंगे। अभी नीचे मिले, उसके जो घर में उसके वाइफ को ब्रेन का ट्यूमर है, उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि नहीं ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। बोले कि मैं गाय का जरूर प्रबंध कर लूँगा। तो वो गाय रखना बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन वो हर एक पेशेंट तो कर नहीं सकेंगे। ट्रेनिंग से उसको पता चल जाएगा कि ये जरूरी है। और हमारे यहाँ पूरे भारत में चल रहा है, हिंदू धर्म संप्रदाय बोल रहे हैं कि भाई गाय बचाओ, गाय बचाओ, गाय बचाओ। गाय बचाने में इतनी मेहनत होती है, ये बचाने में मेहनत नहीं है कि उपयोगिता उसकी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई गाय की। जो गाय दूध नहीं देती है उसका गोबर और गोमूत्र वो पूरे स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इसमें दूध वाली गाय की जरूरत ही नहीं है, समझ गए ना। हाँ, तो उसकी इतनी ताकत बड़ी है। यही हमारा एक प्रयास है कि कोई भी गाय कत्ल खाने न चले जाए। हर एक की ताकत है, हर गाय की ताकत है। हाँ, जो गाय बूढ़ी हो गई वो गाय का गौमूत्र और गोबर वो दर्द को 100% क्योर करने में अपने को उपयोगी आ जाएगी।
मेरा नाम जागरूक है। मुझको सोराइसिस का प्रॉब्लम था। मैं लाल बाग से आया हुआ हूँ और मुझको यहाँ पे आके हुए 7 दिन हो गए और यहाँ पे आके मुझको मतलब कम से कम 50% रिलीफ हो चुका है सोराइसिस में, और यहाँ पे आके मुझको काफ़ी बेटर लग रहा है अभी। बॉम्बे में मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया पर वहाँ पे कुछ इतना मेरा इलाज हुआ नहीं है बराबर से, मतलब इतना मतलब रिलीफ नहीं हुआ इतना एक हफ्ते में जितना यहाँ पर आके मुझको रिलीफ मिला है। आगे के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अभी आगे के लिए तो काफ़ी अच्छा अभी हो जाएगा, मतलब अभी एक हफ्ते में और कंप्लीट होने को आया है। और અસાધ્ય રોગ બતાવ્યો હતો કે ક્યારેય ન મટે એવું, પણ ઘણું સારું થઈ ગયું અને હજી માતા ગાય માતાની કૃપાથી સારું થઈ જાય ભવાની માતા. અને વસ્તુ બનાવી લઈ જવાનો ચા જેવો બનાવી. एकदम क्लीन થઈ ગયા। मेरा नाम भारतीबेन खत्री है। हम अहमदाबाद से आए हैं। मेरे को तीन साइड हो गया है गांठ, कैंसर की गांठ 3 साइड हो गया है। अभी इधर हम अच्छी तरह ट्रीटमेंट लेने के लिए आए हैं और इधर बहुत अच्छी तरह हमको ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये पिछले 3 साल से जो ट्रीटमेंट चल रही है उसके अंदर जो ब्लड सेल ख़त्म हुए, वो ख़त्म होने के कारण में हेवी डोज ऑफ रेडिएशन, पहले ये मैं मानता हूँ। दूसरा, एक्सपेंसिव भी ट्रीटमेंट काफ़ी है। केमोथेरापी भी काफ़ी हुई है, यानी ओवरऑल उनका 55 रेडिएशन हुआ, 12 केमोथेरापी हुई है। हाल में इनका जो कैंसर है 4th स्टेज का है, ब्रेस्ट कैंसर, उसका ऑपरेशन किया था। फिर वो माइंड में 1.5 साल के बाद में डेवलप हुआ। इमीडिएटली आई के ऊपर भी वो आ गया है। अभी ब्लड फॉर्मेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमने ओवरऑल ट्रीटमेंट में पिछले 3 साल से अलग अलग हॉस्पिटल की विज़िट ली, ट्रीटमेंट ली, लेकिन हाल की स्टेज में प्रॉब्लम ये है कि ब्लड फॉर्मेशन जो होना चाहिए, इतनी लंबी ट्रीटमेंट केमोथेरापी ब्लड फॉर्मेशन होता है, वो अभी नहीं हो रहा है। हम यहाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से वो ब्लड फॉर्मेशन फिर से वापस आज आ सके, वो ट्राई कर रहे हैं। मेरा नाम धर्मेश पंचाल है। मेरी उम्र 41 साल है और मैं बाजू में नौसारी से आया हूँ। तो आपको कैसे? कैंसर है, 7 साल से कैंसर है। अच्छा, 3 ऑपरेशन करवाया है। अच्छा। जिसमें करवाया था तो यहाँ पूरा जोर निकल गया था और यहाँ पे यहाँ पे हाथ हुआ। मुझे यहाँ पे आने के बाद इतना रिलीफ है, 3 दिन में खांसते बहुत इम्प्रूवमेंट है। पेन है, पेन कम हो रहा है। यहाँ जो सूजन था वो भी कम हो रहा है। ऐसा लग रहा है पहले मैं यहाँ पे क्यों नहीं आया। इतना यहाँ का स्टाफ और इतना यहाँ पे जो सर्विस है सबको देते हैं, मानो भगवान यहाँ पे आए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। आपको ये जो काढ़ा वगैरह लेते हैं, ये पीने में आपको कड़वा नहीं लगता है? और ये हरी चीज़ रहती है, अच्छा लगने वाला है, शरबत तो है नहीं, लेकिन अपने ज्ञान के लिए सब कुछ अच्छा लगता है। पीना पड़ता है, अमृत है, इससे सब अच्छा लगता है। कैंसर से ज़्यादा कड़वा नहीं है, ऐसा क्या? हाँ, कैंसर खबर इससे कैंसर मिटने वाला है, हमको पता है। इससे भी खबर कुछ देंगे तो हम प्रेम से पीएंगे, हमको अच्छा होना। और ये सब लोगों का कोशिश यही है कि हम लोग को अच्छा है। यहाँ पे सबसे यही कोशिश, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बाकी जो भी स्टाफ है, इतना अंदर सही है, इतना क्या बोला, सबको साथ में से चलते मानो अपना खुद का घर है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन से आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा। किशनचंद मोटवानी, 64 वर्ष। तो आपके क्या कब से है ये, क्या 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 रोग है आपको? तो कैंसर हुआ
मैंने ऑपरेशन कराया, रेडिएशन कराया, कीमोथेरेपी कराई और गोलियां भी बहुत भारी भारी दी। डॉक्टरों ने 2 महीना पहले मुझे कह दिया अभी हमारे पास आपका इलाज नहीं है, अब आराम करो घर जाके, जितने दिन निकले उतने दिन निकालो। लेकिन मेरे को आत्मविश्वास था कि मुझे जीना है, बस मुझे। और मैं आयुर्वेदिक दवाओं में बहुत मानता हूँ, इसलिए मुझे विश्वास हो गया, मुझे पूरी उम्मीद है मैं यहाँ बिल्कुल ठीक होने वाला हूँ। कैसा लाभ हुआ है अभी तक यहाँ पर आपको? मैं कल भर्ती हुआ, लेकिन मैं एक दिन में भी मैं समझता हूँ कि 5 to 7% नोट थे, 5 to 7% मुझे फायदा होता है। यहाँ बहुत दर्द होता था, बंद हो गया है, ड्रेसिंग अगर हुई है। यहाँ आप अगर मेरा खड्डा देखेंगे तो घबरा जाएंगे, इतना मेरा मांस निकला हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाए, हमारे बस जान बच जाए। लेकिन ऐसा है कि जान बचने के बाद में बेकार बैठने वाला नहीं हूँ, मेरा कामकाज चल रहा है मीडियम। अभी तो बंद कर दिया, फिर भी मैं चलाऊँगा। जब तक जान है तब तक मैं काम करता हूँ। पीछे से भी ऑपरेशन करने में जाए तो कोई इतने काट करके दे देंगे, इतनी बाकी रह जाएगी, बाकी ये खत्म हो जाती है इतनी। हाँ, इतनी खत्म हो जाती है। बाद में बोल नहीं सकते, खाना खा नहीं सकते, लिक्विड ऊपर से लेना पड़ता है, ये बच जाएगी भाई। हाँ, इससे कोई नई जीवा आने वाली नहीं, जितनी भी है वो जब तक जीती रहेगी तब तक वो काम करेगी। अच्छा, खाना खा सके, पीना पी सके, बोल सके, इतना वो कर सके। ये ना કેન્સર નહીં, કેન્સર હશે એવી શક્યતા એમાં કીમો આપી દીધી, કીમો આપી એમાં એક જે નસ છે એ સ્ટીપ થવા માંડી છે, खाली एना पर स्टीप थवा માંડી। कीमो देने से क्या हुआ कि उसको कितना ठीक होने का क्या नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन इससे जो वेन्स हैं वो स्टिफ होने जा रही है। अगर वो पूरी स्टिफ हो गई तो उसको निकलने में भी दिक्कत आ जाती है। अभी भी वो पूरा निकल नहीं सकती है, ऐसा वो लिक्विड जैसा है वही निकल सकती है। उसको अगर रोटी चबा के खाना हो तो उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। चबा तो सकती हूँ पर जा नहीं सकती है, अंदर निकलने में उसको दिक्कत होती है, वही पता ઉતારવામાં બેસા। મારું નામ જંગના છે। મને છે કે ગળામાં ટોન્સલની તકલીફ હતી, ટોન્સલ માટે અમે બારડોલીમાં બતાવેલું હતું, તે બારડોલીવાળા ડૉક્ટરે બાયોપ્સીને એવું બધું કરાવ્યું, તેનો રિપોર્ટ કેન્સરનો આવ્યો, તેના માટે અમે અમદાવાદ ગયેલા હતા। તો અમદાવાદમાં મને કીમોથેરાપી આપી અને ત્યાંથી પછી અમે બરોડા ગુરોજ હોસ્પિટલમાં ગયેલા હતા, તે ત્યાં મને કીમોથેરાપી ને સીક આપેલા, તે ત્યાંથી મને જમવાનું બી મારે બંધ થઈ ગયું ને લિક્વિડ જ લેવાનું છે। It was diagnosed that this lady was not having cancer at all, and yet she was given chemotherapy at some of the hospitals in Baroda, as a result of which her nerve cells are getting shrinked and she is facing problems in swallowing the food. If not controlled and not stopped, it's going to lead to major complications.
મારી બેને મને કીધું કે અહીંયા હોસ્પિટલ છે, તો અહીંયા બતાવ્યું ડૉક્ટરને, તો ડૉક્ટરે કીધું કે તમને કેન્સર જેવું તો કંઈ છે જ નથી, પણ તે છતાં બી તમને કીમોથેરાપીને રેડિયેશન આપેલું છે, તમને કેન્સર નથી તમને જરૂર. मेरा जितना पैसा खर्चा उतना बताइए, और मेरे को अभी दिक्कत भी हो रही है, उसकी वजह से मेरे को ये खाने में दिक्कत हो रही है. મારો 1.5 લાખનો ખર્ચો થઈ ગયો છે ને, હજુ મારે જમવાનું તો હજુ લિક્વિડ જ લેવાનું છે. ડૉક્ટરે કીધું તમે અહીંયા 5 દિવસ રોકાઈ જાઓ, તમે 5 દિવસની ટ્રીટમેન્ટ લેશો એટલે તમને તમારી જે તકલીફ છે તે દૂર થઈ જશે. અહીં આવીને 5 દિવસ હોસ્પિટલમાં રહીને 5 દિવસની ટ્રીટમેન્ટ લઈશ એટલે મારું દુઃખ દૂર થઈ જશે. कैंसर बोलेगा तो आदमी आज कैंसर से डरते हैं. हम लोग ने बहुत डॉक्टर को बताया, गली गली घूमा, लेकिन कोई डॉक्टर ने पता नहीं लगा है. ऑपरेशन कराई ना पाएगी, करावो જ પડશે અમી. ખર્ચો કરતા બી કહેવામાં આવ્યું કે એ પછી આગળની વસ્તુ ભગવાન ઉપર છોડવી પડે તમારે. Yes, it is. I cannot express. Yeah, everybody was afraid. Cancer. વાત સાચી છે. મોટા ભાગના લોકો માને છે કે કેન્સર એટલે મૃત્યુ સુધી લઈ જતી ના ઈલાજ બીમારી, પણ એવું નથી. કેન્સરની પણ એક સામાન્ય બીમારીની જેમ સારવાર થઈ શકે છે. જલ્દી માન્યામાં ન આવે એવી વાત છે ને, પણ સાચી છે, સાવ સાચી. प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्टेज पे आते हैं कैंसर, उनमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने इनके ऑब्जर्व किए हैं. 1.5 લાખ શેતકણ વધી ગયા હતા અને અત્યારે એના 35,000 જેવા શેતકણ રહ્યા છે. એમ પહેલામાં તાકાત નહીં હોતી, કમ શક્તિ હોતી, જરાક ફૂલતી આવી ગઈ અને ખોરાક પણ જરા સારો ખવાયો. જે ગાંઠ વધતી હતી એ વધતી નથી અત્યારે. દવાથી અસર આવે તો બોલવાનું લાગે છે. સારવાર, દવા અને અહીંયા રહેવાનો એક બી પૈસો આ संस्था लेती नहीं. मैं तो ठीक हो के आया, वहाँ अच्छा डॉक्टर है. आप लोग भी ऐसा मेरा जैसा बीमार होगा तो आप लोग भी वहीं जाइए. श्री प्रभव हेम कामधेनु गिरी विहार ट्रस्ट संचालित शेठ रसिकलाल माणिकचंदजी धारीवाल आयुर्वेदिक હોસ્પિટલ જૈન આચાર્યોના આશીર્વાદ અને પ્રેરણાથી સાકાર થયેલું એક માનવતાનું સ્વપ્ન છે. આજે સમાજમાં કેન્સર એટલા મોટા પ્રમાણમાં પ્રસરી રહ્યું છે અને એનો કોઈ ઈલાજ લોકોને દેખાતો નથી. લોકો શારીરિક રીતે, માનસિક રીતે, સામાજિક રીતે કેન્સર થયેલા દર્દીઓ અને એનું કુટુંબ ભાંગી પડે છે. આચાર્ય હેમપ્રભ વિજય સુરેશ્વરીજી મહારાજ સાહેબ પાસે આ રજૂઆત થઈ અને એમણે તરત જ સરળતાથી એમની પ્રેરણા કરી. એ હેતુથી નેશનલ હાઈવે નંબર 8 ઉપર વાગલદરા ગામે આવેલી આ જમીનમાં આ પ્રોજેક્ટ કરવો એવું નક્કી થયું. આ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલની વિશિષ્ટતા, અહીંની નિર્દોષતા તથા સરળ અને સચોટ સારવાર, એના અસરકારક પરિણામ અને કેન્સરના દર્દી પ્રત્યેના અહીંના વિશિષ્ટ અભિગમમાં રહેલી છે. અમે એટલા માટે અહીં 11 દિવસ માટે પેશન્ટને રાખીએ છીએ અને પંચગવ્ય આધારિત આયુર્વેદિક પદ્ધતિથી અમે લોકો ટ્રીટ કરીએ છીએ. પંચગવ્ય એટલે ગાયના શરીરમાંથી પ્રાપ્ત થતા જુદા જુદા દ્રવ્યો. ગૌમૂત્ર, છાણ, દૂધ અને દૂધમાંથી પ્રાપ્ત થતા દહીં અને ઘી. આ 5 દ્રવ્યો કેન્સરની સારવારમાં વપરાતા સૌથી અગત્યના દ્રવ્યો છે. પંચગવ્ય સાથે આયુર્વેદ ઔષધિઓ આપવામાં આવે છે. એ સિવાય ખાસ રત્ન ઉપર હીરા ભસ્મ, પન્ના ભસ્મ,
વગેરે જે દર્દીને જે જાતની ભસ્મ લાગુ પડે એ આપવામાં આવે છે। शोधन पूर्व जो चिकित्सा होती है उसको स्वेदन और स्नेहन बोलते हैं, ये यहाँ पे दिए जाते हैं। और जो बाद में जो पंचकर्म है, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और बस्ती, ये भी यहाँ पे दिया जाता है। This is what we are teaching you for the 11 days, how to treat yourself by yourself. અમને પૂરો કોન્ફિડન્સ છે કે અમે આ વિધિને પૂરેપૂરો ન્યાય આપીશું। જે અંદરથી મને ડર ઝીણો ઝીણો લાગતો હતો, થોડો થોડો ડર તો રહેતો હતો જ કે આવું કંઈક થશે તો હું શું કરીશ, એ ડર અહીંયા આવ્યા પછી ઘણો ઓછો થઈ ગયો। आज दुनिया में पैसा पैसा चल रहा है और इसीलिए वहाँ पैसा होता है किंतु आदमी दुखी होता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ऐसी स्थिति में आचार्य भगवान ने कहा कि ऐसा पैसा बनाओ हॉस्पिटल कि जहाँ पर एक पैसा न लेना पड़े, दवा का भी पैसा नहीं, रहने का भी पैसा नहीं, दुनिया में कहीं नहीं। ऐसा इलाज यहाँ होता है 1 रुपये में। टोकन नाम लेते हैं 1 रुपया, भोजन के जो अटेंडेंट उनसे, पेशेंट से 1 पैसा भी नहीं लेते हैं। सब मिलजुल के ऐसे हॉस्पिटल जैसा लगता ही नहीं है, सबसे पहली बात तो। નિસ્વાર્થ ભાવે જે કામ કરે છે અને ખૂબ આધ્યાત્મિક ટચ છે। अपना जो ये पार्ट है, ये भोगना है, ये शरीर है, इसको क्लीन करने के लिए पंचगव्य देते हैं। पंचगव्य के सेवन के पश्चात हमारे शरीर में रहे हुए जो भी रोग हैं वो सभी प्रकार से रस में, मांस में, रक्त में, हड्डी में, मज्जा में जो भी है वो सारे जल करके खत्म हो जाएंगे और आदमी निरोगी हो जाएगा। ऐसा पंचगव्य का वर्णन है। આ પંચગવ્યની સરળતાથી પ્રાપ્તિ થાય માટે સંકુલમાં જ 200 ગાય સરસ રીતે રાખી શકાય એવી વિશાળ ગૌશાળાનું પણ ગિરિવિહાર સંકુલમાં જ નિર્માણ થયું છે। આ ગૌશાળામાં ગીરની દેશી ગાયોને સરસ રીતે રાખવામાં આવે છે। અહીંયા ગાયોના મુખ્ય ખોરાક સાથે સતાવરી અને અશ્વગંધાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે। કહેવાય છે ગાયમાં દેવોનો વાસ છે, માટે જ ગાયને કામધેનુ કહેવાય છે, જે આપણી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે। और दुनिया की गायों में खुंद नहीं है, अपनी भारतीय गाय के अंदर ऊपर खुंद है, धर्म का स्थान है। कल हमने बतलाया था, वो वहां से सूर्य केतु नाड़ी निकलती है, सूर्य की ताप लेती है, उसके कारण से उसका जो सूर्य केतु नाड़ू से जो निकलता है उसका प्रवाह वो सोना ग्रहण करती है और दूध के माध्यम से पीला रंग का सोना देती है। आप देखेंगे गाय का दूध पीला आता है, भैंस का दूध सफेद आता है। ये इसमें दैट इज गोल्ड, दिस इज सिल्वर। આયુર્વેદ કે જેને 5મો વેદ કયો છે તેમાં ગાય અને ગાયમાંથી મળતા દ્રવ્યોની ઉપયોગિતા વિશે પુષ્કળ લખાયું છે। ટ્રીટમેન્ટમાં તો એના પછી કેમોથેરાપી અને રેડિયેશન સિવાય એલોપેથીમાં કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નથી। 3 વર્ષે 4 વર્ષે લોહી બદલવું પડે કે અને ખર્ચો તો બહુ જ થાય। ડોક્ટર કહે છે કે તમને કેમો લેવો પડશે। મેં કીધું ને મને કેમો તો જોઈ જ નહીં, કે 4 વર્ષ પહેલા મને ખબર હતી કે કેમો શું છે। તો અમારથી એ તો પોસાય નહીં। એને 19 લાખ રૂપિયાનું કીધું હતું। ચો તરફથી અંધકારમાં ઘેરાયા હોઈએ ત્યારે નાનકડી જ્યોતિ પણ મનમાં ઉત્સાહ અને આશાનો સંચાર કરે છે, જ્યારે આ તો જાણે ઝળહળતો પ્રકાશપુંજ। વધુમાં વધુ કેન્સર પીડિત લોકોને આ અદ્ભુત સારવારનો લાભ મળે તેવા આશયથી શરૂઆતમાં તો શ્રી કેસરીચંદજી મહેતાની સૂચના અનુસાર નિઃશુલ્ક કેન્સર કેમ્પોથી આ ભગીરથ કાર્યના શ્રી ગણેશ મંડાયા। ગૌમૂત્ર પંચગવ્ય ચિકિત્સાથી કેન્સર મટી શકે છે એવી ચોક્કસ ખાતરી થયા બાદ આ બધા કેમ્પો થયા। 8 સ્ટેટમાં લગભગ 15 જેટલા કેન્સરના કેમ્પોનું આયોજન થયું। लास्ट कैंप हमारे पालीताना में हुआ। पालीताना में गिरि विहार के आचार्य हेमप्रभ सूरी महाराज साहब थे। उन्होंने कहा कि भाई आप कैंप करके जाओगे, लोग हमारे पास आ रहे हैं, पीड़ित हैं, वो चाहते हैं कि कैंप और बढ़े। मैंने कहा साहब 12 दिन का कैंप हो गया, अब ज़्यादा दिन हम नहीं ठहर सकते, परमानेंट कोई व्यवस्था हो जाए, ऐसी उन्होंने व्यवस्था सोची। અને કેન્સરમાં મોડા આવતા દર્દીઓ, લેટ જે આવતા હોય, જે રહી જતા હોય, જે પાછળથી આવતા હોય, એની વ્યથા વગેરે જોઈને ટ્રસ્ટી મંડળને વિચાર આવ્યો કે આ બાબતમાં કંઈ કરવું જોઈએ, એટલે હોસ્પિટલ માટેનો વિચાર એમના મનમાં સળવડ્યો। આ કેન્સર શિબિરોની સફળતાથી પ્રોત્સાહિત થઈ વધુમાં વધુ લોકોને 1
કાયમી જગ્યાએ સારવાર મળે તેવી કરુણામય મનોકામનાથી સૌ સાધુ સંતો આચાર્યોના આશીર્વાદથી વલસાડથી 18 કિલોમીટર દૂર વાગલધરા ગામે આ સંકુલ ઊભું થયું છે. 9 મહિના અને 9 દિવસના ગાળામાં આ હોસ્પિટલ તૈયાર કરી અને લોકો સમક્ષ મૂકી. ઓપીડી માટે 20,000થી ઉપરાંત દર્દીઓ આ 25 મહિના દરમિયાન આવી ગયા અને લગભગ 4,000થી વધુ દર્દીઓ દાખલ થઈને સારવાર લીધી છે. ભવ્ય પ્રવેશ દ્વાર અને સુંદર ઔષધિ વનોથી સુશોભિત આ ગિરિવિહારની બાંધણી જ મનને આનંદ આપે એવી છે. આ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલમાં 120 બેડની ક્ષમતાવાળું આરોગ્યધામ છે. દરેક રૂમમાં દર્દી અને એની સાથે એક સંબંધીને રહેવા માટેની સગવડ છે. એક સમૂહ પ્રાર્થના માટેનો વિશાળ હોલ છે. બહારના દર્દીઓ જે માત્ર નિદાન અને ઔષધ માટે આવ્યા હોય છે તેમની તપાસ માટે 2 રૂમ છે. દવા મેળવવા માટેની પણ ઉત્તમ સગવડ અહીં કરવામાં આવી છે. ગિરિવિહાર સંકુલમાં જ એક સુંદર ભોજનશાળા પણ છે. સારી ક્વોલિટીનું ભોજન મળે છે અહીંયા. અમે 1 જ રૂપિયામાં બધાને જમાડીએ છીએ. કોઈ પણ અહીંયા વાઘેલધરામાં તો કોઈ પણ જાત ભેદ વગર અમે જમાડીએ છીએ. આપણે જે ખેતીવાડીમાં જે કાંઈ ઉગાડેલું શાકભાજી છે, આપણે પરવર છે, ટિંડોરા છે, દૂધી છે, ભીંડા છે, ગલકા છે, તુરિયા છે, એ ઓર્ગેનિક સેન્દ્રિય ખેતીથી આપણે બનાવીએ છીએ. દિવસના અહીંયા આશરે 800-900 માણસ જમી જાય છે. સવારે, બપોરે, સાંજે. એમાં દરેક સમયનો અહીંયા ચાર્જ 1 રૂપિયો જ છે. કોઈ પણ માણસ અહીંયા જમી શકે છે. અહીંયા છે ને દહીંમાંથી છાશ કાઢીને અહીંયા મૂકવામાં આવે છે અને જે કોઈ બહારના વ્યક્તિ કે અહીંના વ્યક્તિ પી શકે છે. પાણીની પરબ, પાર્કિંગની વિશાળ સગવડ, વૈદરાજ તથા સંકુલના સ્ટાફ માટેના રહેઠાણ અને પેઢીનું મકાન પણ આ ગિરિવિહાર સંકુલમાં સમાવિષ્ટ છે. અમારા આ ગિરિવિહાર સંકુલમાં શ્રી વિમલનાથ દાદાનું દેરાસર છે. સાધુ સાધ્વીજી માટે વિહારધામ અને સાધના કુટીર પણ છે. જેમ આપણે કહીએ ને, ડૂબતા માણસને તણખલું સહાય કરે છે, એના માટે એ જ હોય છે. Alternative treatment is working. So that's why I have decided to get admitted here. विश्व का ये अद्भुत अनोखा ऐसा हॉस्पिटल है, अस्पताल है कि जहाँ पर यहाँ पर आने के बाद में रोगी को ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं हॉस्पिटल दाखिल हो रहा हूँ. इसको दवाखाना नहीं बोल सकते, ये एक मानव सेवा मंदिर है. और बहुत अच्छी तरह जैसे हमारे सगे वाले हैं उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे महसूस होता है. हमको ये अस्पताल अच्छा लगा. ગિરિવિહાર ટ્રસ્ટ આમ તો ઘણા વર્ષોથી માનવ સેવાના ઉમદા કાર્યમાં અને ગૌ સેવાના પવિત્ર કાર્યમાં જોતરાયેલું છે. એવી ઘણી પ્રવૃત્તિઓની શરૂઆત તીર્થધામ પાલિતાણાથી થઈ. આજે પણ ત્યાં આ બધી પ્રવૃત્તિઓ વિસ્તરતી રહી છે. પાંજરાપોળ, બીજું ગૌશાળા, આ બંનેમાં થઈને અત્યારે અમારી પાસે 5,000થી અધિક પશુઓ છે. ગૌશાળાઓ દ્વારા પાલિતાણામાં 12 માસ મફત છાશ કેન્દ્રો ચલાવવામાં આવે છે. લગભગ 1700 ફેમિલીને વિનામૂલ્યે અમે એક વ્યક્તિ દીઠ 200 mlની સરેરાશમાં છાશનું વિતરણ રોજ 10:30 વાગે 3 કેન્દ્રો પરથી એક જ સમયે કરવામાં આવે છે. અને 2 અનુકંપાના રસોડા, એટલે જેવા કે અન્ન ક્ષેત્ર, કે તેની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે ત્યારે સવારના 10થી લઈ અને સાંજના 4:30 સુધી ગમે ત્યારે આવીને જમી શકે છે. નાનામાં નાની વાતમાં પણ ચીવટપૂર્વકનું આયોજન એ ગિરિવિહાર ટ્રસ્ટની વિશિષ્ટતા છે. જેમ કે અહીં શાશ્વત ગિરિરાજની યાત્રાએ આવનાર જે ફળ અને નૈવેદ્ય ચડાવે છે તે પોતાના ખર્ચે લાવી મંગાવી ફળ નૈવેદ્યને જુદા પાડી જરૂરિયાતવાળા લોકોમાં નિઃશુલ્ક વિતરણ કરવામાં આવે છે. કોપરાને સૂકવીને તેમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે છે અને કોપરાનો ખોળ પ્રાણીઓને ખવડાવવામાં આવે છે. જૈનાચાર્યોની દીર્ઘદ્રષ્ટિ, એમના હૃદયમાં માનવ કલ્યાણ અને પશુ પ્રેમની સરવાણી
એમના શુભ આશીષ અને માર્ગદર્શનથી આવી અનેક પ્રવૃત્તિ શ્રી પ્રભવ હેમ કામધેનુ ગિરિવિહાર ટ્રસ્ટ દ્વારા સતત ફાલતી રહી છે. સર્વજન સહયોગ એવી એક અમે સ્કીમ ચાલુ કરી છે. એની અંદર 40 કિલો રેશનિંગ એક વ્યક્તિને કે જેનું કોઈ પણ ન હોય એવા લોકોને અમે આ વસ્તુ પહોંચતી કરીએ છીએ. એની અંદર ઘઉં, બાજરો, તેલ, ગોળ, સાકર, મરચું, મીઠું, હળદર તમામ રેશનની વ્યવસ્થા સાથે અમે 850 થી 900 કુટુંબને અત્યારે અમે પહોંચ્યા છીએ. દર મહિને અમે એને કીટ આપીએ છીએ. પાલીતાણામાં ગિરિવિહાર ઉપાશ્રય, શ્રમણ આરાધના કેન્દ્ર, ગિરિવિહાર ધર્મશાળા, ગિરિવિહાર જ્ઞાન ભંડાર અને ભોજનશાળા ચલાવવામાં આવે છે, જ્યાં 1 રૂપિયાના ટોકનમાં દરરોજના 1200 જેટલા લોકોની ક્ષુધાતૃપ્તિ કરાવવામાં આવે છે અને બીજી ઘણી બધી માનવ સેવાની પ્રવૃત્તિ અવિરત ચાલતી રહી છે. વાગલધરા ગિરિવિહાર સંકુલમાં પણ આ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ શરૂ થતાં જ ઘણી નવી યોજના આકાર લઈ રહી છે. આજે જ્યારે વિજ્ઞાનની સાથે વાત કરવાની આવે છે, વૈજ્ઞાનિક લોકો સાથે વાત કરવામાં આવે છે, એ સમગ્ર જગત સમક્ષ આ વસ્તુને લઈ જવાની આવે છે, ત્યારે એના વૈજ્ઞાનિક આધારો, એનો ડેટાબેઝ વગેરે તૈયાર કરવું અને એના વૈજ્ઞાનિક આધારો કયા કારણસર શું થઈ રહ્યું છે તે બતાવવા માટે આખું રિસર્ચ સેન્ટરની જરૂરિયાત વૈજ્ઞાનિક પાયાના હિસાબે ઊભી થઈ અને એ આપણે સિદ્ધ કરવું છે કે આ જે કામ થાય છે આખી શાસ્ત્રોક્ત પદ્ધતિથી વૈજ્ઞાનિક રીતે થઈ રહ્યું છે અને એ રીતે એનો પ્રચાર અને પ્રસાર સમગ્ર વિશ્વમાં થાય એવી ભાવના સાથે એક રિસર્ચ સેન્ટરનું નિર્માણ અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. હવે અહીં બીજી 120 બેડની સુવિધા ઉમેરવાનું પણ આયોજન છે. તો કેન્સરની સાથે સોરાયસિસ, વા, કિડની, બ્લડ પ્રેશર, હૃદય રોગ જેવી ગંભીર બીમારીઓની સારવાર માટે પણ વ્યવસ્થા કરેલ છે. देश के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं कि जो वापस इसी प्रकार का आयुर्वेदिक पंचगव्य आधारित कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं. वो निर्माण होगा, उसके साथ में वैद्य भी लगेंगे. और वैद्य कहाँ से आएंगे? आज के जितने वैद्य हैं, BA, MS, जूनियर डिग्री वाले या नई डिग्री वाले, वो सारे के सारे प्रैक्टिस कौन से करते हैं? एलोपैथी. ભારતીય સંસ્કૃતિની પરંપરા ઘરે ઘરે પહોંચે અને વિશ્વમાં એ ફરી પાછી કામ કરતી થાય એ બહુ શુભ આશયથી બહુ મોટી વિચારસરણી સાથે સંસ્થાએ આયુર્વેદિક મેડિકલ કોલેજ બનાવવાનું બીડું હાથમાં ઝડપ્યું છે. 24 એકરના વિશાળ પટાંગણમાં નેશનલ હાઈવે નંબર 8 ઉપર વાગલધરા ગામે જ આ વિશાળ આયુર્વેદિક મેડિકલ કોલેજે આકાર લીધો છે. સુંદર મજાના અષ્ટકોણ આકારના વર્ગખંડ ત્યાં બનાવવામાં આવ્યા છે, જેના લગભગ 4 ખંડોની વચ્ચે એક ઔષધ વન આવેલું હશે. MD સુધીના બાળકો ત્યાં ભણી શકે એવી વ્યવસ્થા અત્યારે સંસ્થાએ વિચારીને તૈયાર કરીને મૂકી છે. તેમાં કન્યાઓ માટેનું છાત્રાલય, છોકરાઓ માટેનું છાત્રાલય, સ્ટાફને રહેવાના ક્વાર્ટર્સ અને અદ્યતન પ્રકારનું રસોડાની વ્યવસ્થા પણ ત્યાં એ જ કેમ્પસમાં ઊભી કરવામાં આવી છે કે ભારતભરનું સૌથી સારું એક ઔષધ વન અહીંયા ઊભું કરવામાં આવે અને એના માટેના પ્રયત્નો ચાલુ છે. એ ઔષધ વનમાં જે પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે કે જે રોપાઓની ઓળખ, જે છોડની ઓળખ, જે વનસ્પતિ ઔષધની ઓળખ છે એ બાળકો અહીંયાથી જ મેળવીને જાય, એની ગળથુથીમાં એ આવે અને એ ભણીને પરંપરાગત શિક્ષણ લઈને અહીંયાથી જાય તો જે ટ્રેડિશનલ નોલેજ છે એ લઈને એ પોતે જ્યારે વૈદ બનીને અહીંયાથી બહાર પડશે ત્યારે આખા સમાજને એનો સંદેશો મળશે અને ઝડપથી વિસ્તાર પામે એ માટેનું આખું આયોજન આ સંસ્થાએ વિચારીને આ કોલેજનું નિર્માણ કર્યું છે. આયુર્વેદિક કોલેજ, હોસ્પિટલ, ગૌશાળા અને માનવ સેવાની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓથી અવિરત ચાલતા શ્રી ગિરિવિહાર ટ્રસ્ટના આ મહાયજ્ઞમાં સૌ ભાવિકોનો સહકાર મળતો રહ્યો છે અને મળતો રહેશે. આપ પણ આ પાવન કાર્યમાં ટેકો આપવા આ પ્રવૃત્તિના સુવર્ણ સ્તંભ, રજત સ્તંભ, રત્ન સ્તંભ તથા આધાર સ્તંભ બની શકો છો. નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું અખિલ અને આજે બહુ લાંબા સમય પછી એક પોડકાસ્ટ રેકોર્ડ કરવાનું મન થયું, કારણ કે મને એમ લાગ્યું કે બહુ સમયથી મારા અવાજને મેં ફરી પાછો મારા પોડકાસ્ટ સેક્શનની અંદર લોડ કર્યો નથી. ખાસ વાત તો એ કરવાની છે દોસ્તો કે હું આજે વલસાડ શહેરથી લગભગ
20 કિલોમીટરના અંતરે ઉત્તર દિશામાં હાઈવે ઉપર વાગલધરા નામના ગામ પાસે આવેલી એક હોસ્પિટલમાં ગયો હતો. આ હોસ્પિટલ ખાસ નામ એનું બહુ અટપટું છે, એ હું તમને મારા બ્લોગ ઉપર એનું ચિત્ર મૂકી દઈશ અને તમને ત્યાં જોવા મળી જશે. પણ મારે જે વાત કરવી છે તે આ હોસ્પિટલની વાત કરવી છે. કેન્સરની સારવાર આપતી આ હોસ્પિટલ છે અને મને એવું લાગ્યું હું જ્યારે ત્યાં ગયો ત્યારે કે ત્યાં આગળ સંપૂર્ણપણે પ્રાકૃતિક પદ્ધતિથી, આયુર્વેદિક પદ્ધતિથી સારવાર કરવામાં આવે છે અને એવા તમામ દર્દીઓ, લગભગ 80થી 85 જેટલા દર્દીઓ ત્યાં હતા. રોજના 8 થી 10 દર્દીઓને 11 દિવસની 12 દિવસની સારવાર આપ્યા બાદ ડિસ્ચાર્જ આપવામાં આવે છે અને રોજે રોજ લગભગ બીજા નવા 11 થી 12 દર્દીઓ દાખલ થાય છે. કોઈપણ પ્રકારનું કેન્સર થયું હોય, તે કેન્સરની અસર શરૂ થઈ હોય અને ખાસી એવી મોટી તકલીફ સુધી કેન્સર પહોંચી ગયું હોય, પણ કેમોથેરાપીથી જો દૂર હો તમે અને કોઈ જાતના ઓપરેશન કરાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ હોય પણ તમે કરાવ્યા ના હોય, તો તેવા સંજોગોમાં આવા દર્દીઓને આ સંસ્થા કોઈપણ જાતના કમર્શિયલ ચાર્જીસ લીધા વગર 11 દિવસની સારવાર આપે છે, જેમાં દર્દીને અને એની સાથે એક વ્યક્તિને ત્યાં રહેવાની સગવડ આપવામાં આવે છે. દોસ્તો, મારે એ વાત કરવી છે કે કેન્સર નામનો શબ્દ જ્યારે કાન પર પડતો હોય છે ત્યારે આપણે અંદરથી ડેફિનેટલી ગમે તેટલા મજબૂત હોઈએ, બહારથી પણ અંદરથી આપણે હલી જતા હોઈએ છીએ. અને એવા સંજોગોમાં હમણાં જ તાજેતરમાં મારા એક મિત્રને, હું મિત્ર શબ્દ જેટલા માટે વાપરીશ કે મારા એની સાથેના સંબંધોને વર્ણવવા માટે મિત્ર શબ્દ જ મને યોગ્ય લાગે છે. ભલે અમારી વચ્ચે કદાચ બીજા નક્કી ન કરી શકાય એવો સંબંધ છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ મિત્ર શબ્દ વાપરીશ. તો આ લગભગ 42 વર્ષની ઉંમરના મિત્રના 2 બાળકો છે અને એની જીભની નીચે એને કેન્સરની અસર થઈ અને તેણે એના બીજા સાથી મિત્રોની સલાહ લઈને એ લોકો મુંબઈ જસલોક હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ગયા હતા. બાયોપ્સી કરાવી અને બાયોપ્સીના પોઝિટિવ રિઝલ્ટ્સ આવ્યા અને એને લીધે ઓપરેશન કરાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈને ત્યાં આગળ ઓપરેશન પણ કરાવ્યું અને ત્યાર પછી 15-20 દિવસ બાદ એમને ફોલોઅપ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તે દરમિયાનમાં જે અસરગ્રસ્ત મિત્ર હતા એના મિત્ર સાથે મારે ફોન પર એક દિવસ વાત થઈ અને મારે વાતમાંથી વાત આટલી જ થઈ કે ભાઈ, જો એને આવું થયું હોય તો ભલે એમની સારવાર મુંબઈમાં એમણે લીધી છે, ઓપરેશન મુંબઈમાં કરાવ્યું છે, પરંતુ તમે જો એક વખત એમને અહીં વલસાડ મોકલી દો, અહીંની આ હોસ્પિટલની મુલાકાત લે, અહીંના ડૉક્ટરોને તે મળે અને એમની પાસેથી કંઈક જાણે, સાંભળે અને પછી નક્કી કરે કે આગળ શું કરવું, તો એમને મોકલો તમે. મેં બહુ આગ્રહપૂર્વક, ભારપૂર્વક એમને અહીં બોલાવ્યા. મારી વાત માનીને એ આવ્યા પણ ખરા અને જ્યારે અહીંના ડૉક્ટરોને મળ્યા અને અહીંનું વાતાવરણ જોયું, અહીંની ઉપચાર કરવાની, સારવાર આપવાની પદ્ધતિઓ જોઈ, તો એમને એમ થયું કે નહીં, આ પ્રયોગ કરવો જોઈએ. અને એમણે એ પ્રયોગ હમણાં જ 17મી ડિસેમ્બર 2011 લેવો શરૂ કર્યો અને આજે હું આ પોડકાસ્ટ રેકોર્ડ કરી રહ્યો છું ત્યારે તારીખ છે 23મી ડિસેમ્બર, એટલે એમ માનો કે 7 દિવસ દરમિયાનની અંદર આ મિત્ર કે જેને અસર હતી એ લગભગ 95% જેટલો ફેર પડી ગયો છે, સુધારો થઈ ગયો છે અને એ સાજા થઈ રહ્યા છે. આ સંસ્થાનું માનવું એવું છે કે અહીં 11 દિવસની સારવાર આપવા માટે અને એકદમ સઘન સારવાર આપવામાં આવે છે. સવારના 5:30 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 8:30 વાગ્યા સુધી જુદા જુદા સમયે જુદા જુદા પ્રકારની પ્રાણાયામથી માંડીને, પ્રાણિક હિલિંગથી માંડીને, લેપ લગાવવાથી માંડીને, કોગળા કરવાથી માંડીને બધી જાત જાતની સારવારના અનેક પ્રકારના ભાગ છે. અને એ બધુંનું આખું સવારે 5:30 થી રાત્રે 8:30 વાગ્યા સુધીનું જે શિડ્યુલ છે, તે શિડ્યુલ દરમિયાનમાં દર્દીએ અને દર્દીની સાથે જે એટેન્ડન્ટ છે તે બંને જણાએ આ શિડ્યુલ પ્રમાણે અહીં આ 11 દિવસ દરમિયાનમાં આ સારવાર લેવાની થાય છે. સંસ્થાનું માનવું એવું છે કે આવી રીતે આ 11 દિવસની સારવાર લઈને દર્દીને 50% કે 50%થી વધારે સુધીની રાહત થઈ જાય છે અને બાકીની ઘટતી રાહત એટલે કે 40% કે 60%ની રાહત એમને ઘરે જઈને આ જ સારવારને ચાલુ રાખવાની છે. આ જ સમયપત્રક પ્રમાણે એમણે પોતાના ઘરે આ જ વસ્તુ કરવાની છે. આ 11 દિવસમાં એમને એવી ટેવ પાડી દેવામાં આવે છે કે જેથી કરીને તે લોકો ઘરે જઈને પછી આ ચાલુ રાખી શકે અને લગભગ બીજા 30 દિવસ કે 40 દિવસ સુધી આ જ પ્રમાણે અહીં લીધેલી 11 દિવસની સારવાર ઘરે જઈને 40 કે 45 દિવસ સુધી ચાલુ રાખવામાં આવે તો
તો સંપૂર્ણપણે કેન્સરમાંથી મુક્ત થયેલા દાખલાઓ પણ મેં નજર જોયા છે, હું એમને અડક્યો છું. એટલે દોસ્તો મને ખાસ એટલા માટે આજે હું એ હોસ્પિટલની મુલાકાત કરીને આવ્યો અને મને એમ થયું કે નહીં, મારે આજે આ એપિસોડ ખાસ તમારા માટે રેકોર્ડ કરવો જોઈએ અને તમને મારે એની માહિતી આપવી જોઈએ. અને જેટલા વધારે લોકોને તમે આ માહિતી આપી શકો, આપણે એવું ઈચ્છીએ કે લોકોને કેન્સર ન થાય, પરંતુ દોસ્તો જેમને કેન્સર થયું છે એવા લોકોને યોગ્ય સારવાર, સમયસર સારવાર, નિઃશુલ્ક સારવાર મળી રહે અને એ સારવાર લેતી વખતે દર્દી શ્રદ્ધા સાથે જાય, દર્દીની સાથે જે વ્યક્તિ ગયા હોય તે પણ શ્રદ્ધા સાથે જાય, તો મને એવું લાગે છે કે ધારેલા પરિણામ આપણે મેળવી શકીએ ખરા. મારી આટલી વાત તમે સૌએ સાંભળી એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.